Hello friends, welcome back to my channel Target MNS, Targeting MNS 2022. So हेल्थ एंड डिजीज़ पे आज हम लोग MCQ सॉल्व करने वाले हैं। ये इम्पॉर्टेंट चैप्टर है क्योंकि अराउंड नीट के लिए भी अगर बात करें तो 4 से 5 MCQs यहाँ से फॉर्म होते हैं। आपके MNS में भी 2 से 3 MCQs फॉर्म होते हैं। सो दिस इज़ इम्पॉर्टेंट चैप्टर। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। बहुत ही डिफरेंट MCQs है। मैंने इससे पहले भी इसका एक पार्ट प्रोवाइड किया है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दिया है। सेम ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़ का ही MCQs है वो भी, तो आप उसे भी ज़रूर चेक करें। उसमें नीट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम स्टार्ट करते हैं विद द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज़ हेल्थ? हेल्थ क्या है? स्टेट ऑफ इनकम्प्लीट फिजिकल एंड मेंटल वेलबींग, स्टेट ऑफ फिजिकल मेंटल एंड सोशल वेलबींग, स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल मेंटल एंड सोशल वेलबींग। सो स्टेट ऑफ इनकम्प्लीट नहीं होता है, इनकम्प्लीट नहीं होता है। कोई भी चीज़ अगर इनकम्प्लीट है तो वो हेल्थ कैसे हो सकता है, हेल्दी कैसे हो सकता है, राइट? स्टेट ऑफ फिजिकल मेंटल एंड सोशल वेलबींग ये सही है। स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल मेंटल एंड सोशल वेलबींग ये भी सही है। बट एग्जैक्ट क्या है? वर्ड यहाँ पे देखिए कंप्लीट ऐड हो गया तो ये ज़्यादा वैल्यू यहाँ पे दे रहा है, इसलिए ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। पर्टिकुलरली what is health? The state of complete physical, mental and social well-being is known as health. Okay, next, the organism which cause disease are known as, उन organisms को क्या कहते हैं जिनसे disease होता है, disease cause करते हैं? Vectors, pathogens, causative agents, bacteria। सारे वर्ड्स आसपास लग रहे हैं। बैक्टीरिया डिजीज़ कॉज करता है क्या? अगर आप क्वेश्चन पूछे खुद से तो हाँ, बैक्टीरिया डिजीज़ कॉज करता है। कॉजेटिव एजेंट्स क्या होते हैं? जो डिजीज़ कॉज कर रहे हैं उसको कॉजेटिव एजेंट्स बोलते हैं। पैथोजेंस क्या होते हैं? डिजीज़ कॉज करने वाले को पैथोजेंस बोलते हैं। वेक्टर क्या होते हैं? वेक्टर उसे कहते हैं जो पैथोजेंस या कॉजेटिव एजेंट्स या बैक्टीरिया को उस बॉडी में, ह्यूमन बॉडी में जो हेल्दी पर्सन है उसकी बॉडी में ट्रांसमिट करे, उसको वेक्टर कहते हैं। ठीक है, बट द ऑर्गेनिज्म विच कॉज डिजीज, पर्टिकुलर अगर आंसर पूछा जाए आपसे तो ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। पैथोजेंस, पैथोजेंस के अंडर में कॉजेटिव एजेंट भी आ जाएगा, बैक्टीरिया भी आ जाएगा, फिर आपके फंगल इन्फेक्शंस आ जाएंगे, वायरल आ जाएंगे, उसके बाद आपके प्रोटोजोन आ जाएंगे, ठीक है, हेलमिंथिक आ जाएंगे, सारे इसमें कवर हो जाएंगे। नेक्स्ट, थर्ड है सैल्मोनेला टाइफी इज अ पैथोजेनिक डैश विच कॉजेज टाइफॉइड फीवर इन ह्यूमन बींग। सैल्मोनेला टाइफी इज अ पैथोजेनिक डैश क्या है? सैल्मोनेला टाइफी से क्या होता है? ये पॉजिटिव एजेंट है, इससे टाइफॉइड होता है। ठीक है, टाइफॉइड कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर से होता है। इसका पूरा का पूरा इफेक्ट आपको कहाँ देखने को मिलेगा टाइफॉइड का? इंटेस्टाइन में, ठीक है, इंटेस्टीन में देखने को मिलेगा। तो जो सैल्मोनेला टाइफी है वो किस टाइप का डिजीज़ है? वायरल है, प्रोटोजोअन है, हेलमिंथिक है और बैक्टीरियल है। तो ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। टाइफॉइड आपका बैक्टीरियल डिजीज़ है। ठीक है, और भी हम बैक्टीरियल डिजीज़ की बात करें तो प्लेग हो जाएगा, डिसेंट्री जिसे वूपिंग कफ भी कहते हैं, और आगे हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, और भी बहुत सारे डिजीज़ होते हैं। टोटल 5 डिजीज़ेज है आपके बैक्टीरियल डिजीज़ NCERT के हिसाब से चले तो। कौन कौन से हैं आगे देखते हैं क्वेश्चंस में। टाइफॉइड विच इज़ अ बैक्टीरियल इन्फेक्शन कैन बी कन्फर्म्ड बाय विच टेस्ट। अगर टाइफॉइड हुआ है आपको और आपको सिम्टम्स दिख रहे हैं, ठीक है, ऐसा लग रहा है कि कुछ हुआ है, मुझे कोई डिजीज़ है, आप डॉक्टर के पास जाते हो तो वो कैसे कन्फर्म करेगा कि हाँ आपको टाइफॉइड ही हुआ है? उस टेस्ट का नाम क्या है? एलिसा टेस्ट, ऑब्जर्वेशन से, विडाल टेस्ट और बायोप्सी से। बायोप्सी नॉट एट ऑल। ठीक है, एलिसा एड्स के लिए यूज़ होता है, एड्स हुआ है तो एलिसा टेस्ट से पता चलेगा। ऑब्जर्वेशन करेगा तो एक्सटर्नली ऑब्जर्व करेगा ना, अगर डॉक्टर ऑब्जर्व करेगा तो इंटरनली कैसे ऑब्जर्व कर सकता है? तो बी भी नहीं होगा। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर, दैट इज़ विडाल टेस्ट। MNS में रिपीटेड क्वेश्चन है, 2 to 3 टाइम्स रिपीट हो चुका है। टाइफॉइड कैन बी कन्फर्म्ड बाय विडाल टेस्ट। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कॉजेटिव एजेंट फॉर द डिजीज़ न्यूमोनिया इन ह्यूमन्स। अगर न्यूमोनिया हो जाता है ह्यूमन्स में तो उसके लिए कॉजेटिव एजेंट क्या है? किसके वजह से न्यूमोनिया हो रहा है? पैथोजन का नाम बताना है। स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनिया, हेमोफिलियस इन्फ्लुएंजा, सैल्मोनेला टाइफी, बोथ A and B। तो सैल्मोनेला टाइफी हमने देखा ये आपका क्या कॉज करता है? टाइफॉइड कॉज करता है। क्या कॉज करता है? टाइफॉइड कॉज करता है। हाँ, और अगर निमोनिया की बात करें तो उसके लिए कोई एक पॉजिटिव एजेंट नहीं, दोनों के दोनों दो इंपॉर्टेंट पॉजिटिव एजेंट्स होते हैं, दोनों चाहिए होता है। एक स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया भी चाहिए होता है, साथ में हेमोफिलियस इन्फ्लुएंजा भी चाहिए होता है। सो ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर, बोथ A and B।
Let's move to the next question. Malaria is a disease which comes under which category? मलेरिया जो डिजीज़ है ये कौन सी कैटेगरी में आता है, मतलब किस टाइप का डिजीज़ है? बैक्टीरियल, वायरल, फंगल, प्रोटोजोअल, कौन सा डिजीज़ है मलेरिया? सो मार्क योर आंसर. बैक्टीरियल नहीं है. मलेरिया जो है मॉस्किटो से होता है. सो इट कम्स अंडर ऑप्शन सी, दैट इज प्रोटोजोन. ठीक है, तो प्रोटोजोन डिजीज आपको देखने को मिलता है क्या? मलेरिया. या फिर एक और हम बात कर सकते हैं अमीबियासिस की. ठीक है, अमीबियासिस की बात करें, ये भी आपका प्रोटोजोन डिजीज है. नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज ऑल्सो नॉन एज वूपिंग कफ? ये मैंने आपको अभी बताया. तो डिसेंट्री, प्लेग, डिप्थीरिया और निमोनिया, क्या होगा इसका राइट आंसर? तब तक हम ये डिस्कस कर लेते हैं कि कौन कौन से बैक्टीरियल डिजीजेज आपके एनसीईआरटी में दे रखे. ठीक है, एक तो हमने देखा टाइफॉइड, उसके बाद निमोनिया है, एक डिप्थीरिया है, प्लेग है एंड डिसेंट्री. ये टोटल आपके 5 जो हैं पूछे जाते हैं बैक्टीरियल डिजीज. ठीक है, इनके कॉजेटिव एजेंट्स पूछे जाते हैं, तो उसे ध्यान में रखना है. सो वूपिंग कफ किसे कहते हैं? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा दैट विल बी योर डिप्थीरिया. डिप्थीरिया को हम लोग वूपिंग कफ के नाम से भी जानते हैं. नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ प्लाज्मोडियम इज द मोस्ट डेंजरस फॉर्म ऑफ मलेरिया? आपको पता है मलेरिया का पॉजिटिव एजेंट क्या है? प्लाज्मोडियम है. ठीक है, प्लाज्मोडियम में भी बहुत सारे टाइप्स होते हैं, जैसे प्लाज्मोडियम वाइवैक्स, प्लाज्मोडियम मलेरिए, प्लाज्मोडियम फैल्सीपैरम, ये सारे होते हैं. ठीक है, तो सबसे ज़्यादा डेंजरस फॉर्म कौन सा है इन तीनों में से? या तो तीनों है या ऑल ऑफ दीज. क्या होगा इसका राइट आंसर? मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन, अगेन सेइंग कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, एनसीईआरटी में गिवन है, आपके एक छोटे से लाइन में गिवन है. इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दैट इज पी फैल्सीपैरम. पी फैल्सीपैरम जो है मोस्ट डेंजरस है. इसमें ह्यूमन बींग्स के बचने की चांसेस बहुत ज़्यादा कम हो जाती हैं. नेक्स्ट वी हैव द रप्चर ऑफ आरबीसीज, रेड ब्लड सेल, इन मलेरिया. आपको पता है मलेरिया जो है एनोफिलीज मॉस्किटो के द्वारा होता है. जब एनोफिलीज मॉस्किटो बाइट करता है, ठीक है, बाइट करने के बाद हेमोजोइंस जो होते हैं वो बॉडी में मूव करते हैं. लिवर में आएगा, लिवर में सेल्स में घुसेगा, वहाँ रप्चर करेगा, वहाँ से आरबीसीज में जाता है, फिर आरबीसी को रप्चर कर, रप्चर मीन्स बर्स्ट कर देना. ठीक है, फोड़ देना, ऐसे फूट जाता है आरबीसी एंड पूरे बॉडी में रिलीज हो जाता है. तो जब पूरे बॉडी में आरबीसी रप्चर होने के बाद जो रिलीज होता है वो एक टॉक्सिक सब्सटेंस होता है. वो अच्छा सब्सटेंस नहीं होता, हमारे बॉडी के लिए बहुत बुरा होता है. और वो जैसे ही फट के आरबीसी रप्चर होता है, जब आरबीसी पूरे बॉडी में रिलीज हो जाता है तो हमें बहुत ज़्यादा फीवर, हाई फीवर देखने को मिलता है बॉडी में. और चिल्स, चिल्स यानी कि थंडरिंग, शिवरिंग. ठीक है, बहुत ज़्यादा इंसान है ना कांपने लगता है. ठीक है, इतनी गर्मी भी होगी ना तभी भी वो शिवर कर रहा होता है, और हद से ज़्यादा लेवल वाला शिवरिंग एंड हाई फीवर, ये दोनों हमें सिम्टम्स देखने को मिलते हैं. तो क्या रिलीज होता है? मीरोजोइन, हीमोजोइन, मीरोजॉइड्स और हीमोजॉइड्स. विच इज़ द राइट ऑप्शन? सो द राइट आंसर इज ऑप्शन बी, दैट इज हेमोजॉइन. ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं? हेमोजॉइन कहते हैं. एंटमीबा हिस्टोलिटिका इज अ प्रोटोजोन पैरासाइट इन द लार्ज इंटेस्टाइन, कॉजेज विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज. ये आपको कॉजेटिव एजेंट दे दिया गया है डायरेक्टली देखे तो, और ये कहाँ इफेक्ट करता है? आपके लार्ज इंटेस्टाइन में करता है. ये कौन सा है? एक प्रोटोजोन है. आपको ये 3 हिंट दी गई हैं. अब आपको बताना है कि डिजीज का नाम क्या है. ठीक है, तो एंटमीबा हिस्टोलिटिका, तो अमीबा से आप मार्क कर लेंगे क्या? अमीबियासिस कहते हैं इसे. क्या कहते हैं? अमीबियासिस. अब अमीबा से रिलेटेड 2 नाम दे रखे हैं, एक अमीबियासिस और एक अमीबिक डिसेंट्री. ऑप्शन बी तो रिमूव हो जाएगा. ठीक है, तो कौन सा होगा? ऑप्शन ए होगा या ऑप्शन सी? सो अमीबियासिस को हम अमीबिक डिसेंट्री भी कहते हैं. ऑप्शन ए एंड बी, ए एंड सी दोनों हो जाएगा. ऑप्शन डी इज द राइट आंसर. नेक्स्ट, हाउ मेनी होस्ट डज हैव इन द लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम? प्लाज्मोडियम से क्या होता है? हमने अभी देखा प्लाज्मोडियम मलेरिया कॉज करता है. और सबसे डेंजरस प्लाज्मोडियम कौन सा होता है? प्लाज्मोडियम फैल्सीपैरम. तो कितने होस्ट चाहिए होते हैं? यानी कि ह्यूमन में उसने कट किया, ह्यूमन में बाइट किया, ठीक है, उसके बाद आधा जो प्रोसेस होता है उसका वो पूरा ह्यूमन में होता है. ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ यू कैन से गैमेटोसाइट्स. ठीक है, यहाँ तक पूरा प्रोसेस आपको ह्यूमंस में देखने को मिलेगा. बट वहाँ से जो गैमेटोसाइट्स जो है वो वापस से
एनोफिलीज मॉस्किटो गैमेटोसाइट्स को लेके चली जाती है अपने साथ, और बाकी सारा जो उसका होस्ट वाला काम है वो मॉस्किटो होस्ट में होता है। तो टोटल 2 होस्ट, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। टोटल 2 होस्ट चाहिए होते हैं। एक आपने देखा ह्यूमन में उसकी आधी साइकिल कंप्लीट हो रही है, और बाकी की आधी साइकिल उसकी मॉस्किटो में, ठीक है, मॉस्किटो में कंप्लीट हो रही है, ठीक है। तो कितने होस्ट मिले यहाँ पे? 2 होस्ट की ज़रूरत पड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन होस्ट पे है। हाउ मेनी होस्ट डज हैव इन द लाइफ साइकिल ऑफ एस्कैरिस? एस्कैरिस से क्या होता है? एस्कैरियसिस होता है, ठीक है। एस्कैरियसिस डिजीज होता है, एंड ये जो है कॉमन राउंड वॉर्म, जिसे हम विचेरिया द फिलेरियल वॉर्म कहते हैं, ये एक हेलमिंथिक डिजीज है, ठीक है। तो एस्कैरियसिस के लिए टोटल कितनी आपको होस्ट चाहिए होती है? 1, 2, 3 और 1 और नन। सो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन ए, एक ही होस्ट चाहिए होती है। जिन्हें एक होस्ट चाहिए होती है ना, उसे हम लोग क्या कहते हैं? मोनोजेनेटिक कहते हैं। क्या कहते हैं? मोनोजेनेटिक। तो आपका जो एस्कैरियसिस डिजीज़ है या एस्कैरिस है, ये एक मोनोजेनेटिक है, ठीक है। क्या है? मोनोजेनेटिक है, जिसमें एक ही होस्ट चाहिए होता है। किसका? ह्यूमन बीइंग, ठीक है। वो भी होस्ट कौन रहता है? ह्यूमन ही रहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, द डिजीज एलिफेंटियासिस which is also known as filariasis, ठीक है, are transmitted to a healthy person by the bite of। डिजीज़ होता है एलिफेंटियासिस, उसमें ना आपका कोई भी बॉडी पार्ट है ना एलिफेंट की तरह हो जाएगा। मोस्टली लेग्स में देखने को मिलता है। लेग जो एक लेग, फॉर एग्जाम्पल इफ दिस इज़ अ पर्सन, एक लेग उसका नॉर्मल रहेगा और एक लेग है ना कुछ ऐसा मोटा हो जाएगा। तो ये कितना ज़्यादा डिफरेंस है दोनों लेग्स में, ठीक है। तो ये जो लेग है ना, ये पूरा एलिफेंट की तरह हो गया, तो इसे एलिफेंटियासिस कहते हैं। बाकी ये एक फिलेरियल डिजीज़ है, ठीक है। तो इसे फिलेरियसिस के नाम से भी जाना जाता है। फिलेरियल वॉर्म्स के वजह से ये होता है, ठीक है। तो ये भी एक मॉस्किटो की वजह से होता है। कौन सा मॉस्किटो आपको नाम बताना है? बाय द बाइट ऑफ। क्यूलेक्स मॉस्किटो, एनोफिलीज मॉस्किटो, विचेरिया बैंक्रॉफ्टी और विचेरिया मलई। तो विचेरिया बैंक्रॉफ्टी एंड मलई ये जो है, ये कॉजेटिव एजेंट्स है। क्या है? कॉजेटिव एजेंट्स। अगर आपसे एलिफेंटियासिस का कॉजेटिव एजेंट्स पूछे जाएंगे तो ऑप्शन सी एंड डी विल बी द आंसर। बट आपसे किसके काटने की वजह से होता है, किसके बाइट की वजह से होता है, तो ऑप्शन ए क्यूलेक्स मॉस्किटो की वजह से होता है। एनोफिलीज मॉस्किटो की वजह से क्या होता है? मलेरिया होता है, ठीक है। Let's move to the next question. Overall ability of the host to fight the disease causing organisms is known as। पूरी की पूरी एबिलिटी ऑफ होस्ट की, फॉर एग्जांपल अगर ह्यूमंस की बात करें तो ह्यूमंस में इतनी ताकत होती है कि अगर कोई भी अंदर इन्फेक्शन हो रहा है तो उससे हमारी बॉडी पहले लड़ती है, फाइट करती है, ठीक है। कोई भी ऐसा ऑर्गेनिज्म, डिजीज़ कॉजिंग है ऑर्गेनिज्म हमारे बॉडी में घुस रहा है तो उससे फाइट करती है। तो इसे क्या कहते हैं? इम्यूनिटी कहते हैं बॉडी की, लिम्फॉइड ऑर्गन्स कहते हैं, बैरियर्स कहते हैं, या एक्वायर्ड इम्यूनिटी कहते हैं। तो राइट आंसर विल बी ऑप्शन ए। एग्जैक्ट आंसर देखिए तो इम्यूनिटी कहते हैं। अब इम्यूनिटी में आगे एक एक्वायर्ड इम्यूनिटी होता है और एक इन्नेट इम्यूनिटी होता है। इन्नेट इम्यूनिटी वो होता है जो कि हमें बाय बर्थ मिला होता है, जैसे कि हमारी स्किन बाहर के ऑर्गेनिज्म से हमें प्रोटेक्ट करती है, ठीक, हमारी बॉडी को, ठीक है। तो ये हमें बचपन से मिला है, बाय बर्थ हम पैदा ही ऐसे हुए थे, तो ये इन्नेट में आ जाएगा। एक्वायर्ड इम्यूनिटी क्या होगा? वो इम्यूनिटी जो कि हमारे शरीर ने खुद एक्वायर की है, बाहर आने के बाद हमें मिली है। फॉर एग्जाम्पल अगर हमें कोई डिजीज़ हो रहा था, ठीक है, पहली बार हमारे बॉडी के अंदर ऐसा पैथोजन आया और वो डिजीज़ कॉज करने वाला था, हमारी बॉडी ने उससे लड़ने की कोशिश की, बट अब फर्स्ट टाइम आप किसी को देखेंगे तो आप उतने अच्छे से उसको नहीं जानेंगे उस पर्सन को, राइट। तो आपको लड़ने में भी दिक्कत होगी उससे, आपको समझ नहीं आएगा कि उसका नेचर कैसा है, वो बुरा है या अच्छा है, ठीक है। तो हमारी बॉडी उतने अच्छे से रिस्पॉन्स नहीं कर पाती है उस टाइम, उसे हम प्राइमरी रिस्पॉन्स कहते हैं, हमारी बॉडी की प्राइमरी रिस्पॉन्स कहते हैं, जिसमें बॉडी नॉर्मली लो इंटेंसिटी से रिस्पॉन्स करती है। बट अगर वही वापस से अगर आपको सेकेंड टाइम आता हुआ दिख जाएगा, मैं यहाँ पे बताती हूँ, हाँ, अगर वापस से सेकेंड टाइम वही पैथोजन आएगा तो उस टाइम पे हमारी बॉडी को याद आ जाएगा कि हाँ, मेमोरी होती है, क्या होती है? मेमोरी होती है। हमारी बॉडी को याद आ जाएगा कि हाँ, ये तो इससे पहले भी आया था और ये अच्छा नहीं है, हमें इससे लड़ना और कैसे लड़ना है मुझे पता है, ठीक है। तो ये हाई इंटेंसिटी से लड़ती है हमारी बॉडी, उसे हम क्या कहते हैं? सेकेंडरी रिस्पॉन्स कहते हैं। क्या कहते हैं? सेकेंडरी रिस्पॉन्स कहते हैं। ये दोनों पार्ट्स एक्वायर्ड इम्यूनिटी में आते हैं। नेक्स्ट, स्किन ऑन द बॉडी एंड म्यूकस कोटिंग
इन रेस्पिरेटरी सिस्टम यूरोजेनाइटल ट्रैक्ट्स आर द एग्जाम्पल ऑफ विच टाइप ऑफ इन्नेट इम्यूनिटी। हमने देखा स्किन ऑन बॉडी क्या है, इन्नेट इम्यूनिटी, बट इन्नेट इम्यूनिटी का कौन सा टाइप है? इन्नेट इम्यूनिटी 4 टाइप्स के होते हैं। एक होता है फिजियोलॉजिकल बैरियर, फिजिकल जो हमें दिख रहा है सामने वो फिजियोलॉजिकल बैरियर हो गया, ठीक है। दूसरा फिजिकल बैरियर, फिजिकल बैरियर में क्या आ जाएगा, सॉरी गाइस, फिजिकल बैरियर जो हमें फिजिकली दिख रहा है। फिजियोलॉजिकल बैरियर जो कि हमारे अंदर है, हमें दिख नहीं रहा है बट ऐसा होता है, ठीक है। सेल्यूलर बॉर्डर बैरियर्स जो कि सेल्स के द्वारा हो रहे हैं, जैसे कि हमारे वाइट ब्लड सेल्स हमारे इम्यूनिटी में हेल्प करते हैं, ल्यूकोसाइट्स कहते हैं जिन्हें, ठीक है। और एक होता है साइटोकाइन बैरियर कि अगर एक सेल खराब हो गया, एक सेल को अगर वो डिजीज हो गई, लेकिन वो एक ऐसा प्रोटीन सिक्रीट करता है जिसकी वजह से बाकी सारे सेल्स को प्रॉफिट हो, वो सतर्क हो जाते हैं एंड वो हेल्प करते हैं कि वो खुद को बचा सके, ठीक है, बाकी सारे सेल्स। तो उसे हम इंटरफेरॉन्स कहते हैं, वो जो प्रोटीन सिक्रेट होता है ना उसे हम इंटरफेरॉन्स कहते हैं, आपके साइटोकाइन बैरियर में आता है। तो स्किन ऑन बॉडी जो है ये हम देख सकते हैं, म्यूकस की कोटिंग होती है पूरी रेस्पिरेटरी सिस्टम में, यूरोजेनाइटल ट्रैक्ट में। आपने देखा होगा ईसोफेगस होता है हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम में, ईसोफेगस, और यहाँ से आपका स्टमक, ठीक है। तो ईसोफेगस में भी म्यूकस की कोटिंग होती है, ठीक है। तो ये है क्या है, बैरियर एक तरीके से, ठीक है, क्या है, बैरियर है। तो कौन सा बैरियर, ये फिजिकल बैरियर है। नेक्स्ट, पॉलीमॉर्फो न्यूक्लियर ल्यूकोसाइट्स आर, क्या है ये पॉलीमॉर्फो न्यूक्लियर ल्यूकोसाइट्स? ये आपके सेलुलर बैरियर का एक टाइप है, ठीक है, सेल्स के द्वारा बैरियरिंग कर रहे हैं, तो सेलुलर और ल्यूकोसाइट्स का मतलब होता है WBC, ठीक है। किस टाइप का WBC है? न्यूट्रोफिल्स, इओसिनोफिल्स, लिम्फोसाइट्स और एंटीबॉडीज। सो द राइट आंसर इज न्यूट्रोफिल्स। न्यूट्रोफिल्स को और क्या बोलते हैं? फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस, ठीक है। न्यूट्रोफिल्स को क्या बोलते हैं? फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस। ये हमारे बॉडी में पहला ऐसा होता है कि कुछ भी अगर अंदर पैथोजन आया, सबसे पहले न्यूट्रोफिल एक्टिव हो जाता है, राइट। इओसिनोफिल्स क्या होता है? ये एलर्जी के लिए होता है, कोई भी अगर एलर्जिक रिएक्शंस हो रही हैं तो इओसिनोफिल्स जो है उससे लड़ने की क्षमता रखता है। नेक्स्ट चलते हैं, व्हेन बॉडी एनकाउंटर्स, एनकाउंटर्स नहीं एनकाउंटर्स, बॉडी अगर एनकाउंटर करता है सेम पैथोजन, फिर से वही पैथोजन, तो हाई इंटेंसिटी के साथ करता है, इसे हम क्या कहते हैं? प्राइमरी रिस्पॉन्स, एक्वायर्ड इम्यूनिटी, साइटोकाइन बैरियर, एमनेस्टिक रिस्पॉन्स। एग्जैक्ट आंसर देना है। प्राइमरी रिस्पॉन्स तो सेम पैथोजन को वापस से एनकाउंटर नहीं कर रहा है, ठीक है, फर्स्ट टाइम एनकाउंटर करता है, ठीक है, तो ये नहीं होगा। एक्वायर्ड इम्यूनिटी में मैंने आपको बताया था सेकेंडरी रिस्पॉन्स, ठीक है, तो ये हो सकता है, ऑप्शन बी लेके चलते हैं। साइटोकाइन बैरियर इंटरफेरॉन्स होता है, ये भी नहीं होगा। एमनेस्टिक रिस्पॉन्स को अगर हम दूसरे लैंग्वेज में बोले तो सेकेंडरी रिस्पॉन्स भी कहते हैं। तो अब सबको आंसर क्लियर हो गया होगा, क्या होगा? ऑप्शन डी, दैट इज सेकेंडरी रिस्पॉन्स या फिर एमनेस्टिक। आपसे ट्विस्ट कर सकते हैं क्वेश्चन कुछ इस तरीके से जैसे मैंने यहाँ पे किया है, सेकेंडरी की जगह एमनेस्टिक लिख दिया है, ठीक है। नेक्स्ट, द फंक्शन ऑफ बी लिम्फोसाइट्स। आपको पता है लिम्फोसाइट्स 2 टाइप्स के होते हैं, एक बी लिम्फोसाइट होता है और एक टी लिम्फोसाइट होता है। दोनों का काम क्या होता है? तो पहले आप यहाँ पे आंसर दीजिए। बी लिम्फोसाइट का काम होता है एंटीबॉडीज़ बनाना। क्या करना? एंटीबॉडीज़ बनाना, जैसे कि या फिर इम्यूनोग्लोबिन्स कह सकते हैं। IgA सलाइवा में होता है एंटीबॉडी, IgE होता है आपका एलर्जी के लिए होता है, IgG होता है आपका किसके लिए? प्लेसेंटा के लिए होता है, IgD होता है अगर कोई रैंडम वर्क हो उसके लिए होता है। तो ऐसे बहुत सारी एंटीबॉडीज़ होती है, तो कौन बनाता है? बी लिम्फोसाइट्स, ठीक है। एंड टी लिम्फोसाइट्स बी लिम्फोसाइट की हेल्प करता है। सो सिंपल। सो फंक्शन ऑफ बी लिम्फोसाइट पूछा है, हेल्प टी लिम्फोसाइट्स, नो। हेल्प टी लिम्फोसाइट्स, अगेन नो। टी लिम्फोसाइट तो हेल्प बी की करता है ना, बी थोड़ा ना करता है टी की। प्रोड्यूस एंटीबॉडीज, प्रोड्यूस एंटीजेंस। तो एंटीजेंस क्या होते हैं? जो हमारे बॉडी के अंदर आ रहे हैं, फॉरेन चीज़ें, ठीक है। तो एंटीजेंस नहीं होगा, एंटीजेंस के खिलाफ एंटीबॉडीज, ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट, द सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी इज मेडिएटेड बाय। सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी को मेडिएट कौन करता है, या वी कैन से उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी के लिए? तो बी लिम्फोसाइट्स, टी लिम्फोसाइट्स, इम्यूनोग्लोबिन्स और इंटरफेरॉन्स। इंटरफेरॉन्स आपको पता है टोटली इम्यूनिटी से है। कौन सी इम्यूनिटी? दैट इज साइटोकाइन बैरियर। यहाँ पे इसका कोई भी काम नहीं है, तो ऑप्शन डी को आप रिमूव कर सकते हैं, एलिमिनेशन प्रोसेस। इम्यूनोग्लोबिन बी लिम्फोसाइट्स का काम होता है, इसे भी आप हटा सकते हैं। नाउ सेल में बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट, तो टी लिम्फोसाइट विल बी द आंसर। टी लिम्फोसाइट जो है रिस्पॉन्सिबल होता है सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी के लिए। सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी क्या होती है आपको पता है? अगर फॉर एग्जांपल हार्ट ट्रांसप्लांट करना है, हार्ट ट्रांसप्लांट करना है या किडनी किसी का ट्रांसप्लांट करना है,
तो ऐसा नहीं कि किसी की भी हम किडनी लेके लगा देंगे किसी भी पर्सन में, और किसी का भी हार्ट लेके लगा देंगे। चेक करना होता है कि बॉडी जो है उस पेशेंट की वो एक्सेप्ट कर रही है कि नहीं उस किडनी को, या उस हार्ट को एक्सेप्ट कर रही है कि नहीं। हमारे बॉडी के पास ऐसी एबिलिटी होती है कि बाहर का कोई भी फॉरेन ऑर्गन हो, टिश्यू हो, सेल हो, अगर आए हमारे बॉडी के अंदर तो वो उसे किल कर देता है। तो अगर हम किडनी किसी और की लेके लगा देंगे तो किडनी को भी ख़त्म कर देगा, ठीक है। हमारा खुद का बॉडी किडनी को भी, उस किडनी को भी ख़त्म कर देगा। तो उसे हम क्या बोलते हैं, ग्राफ्ट रिजेक्शन, ठीक है। तो सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी जो है ग्राफ्ट रिजेक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। इसीलिए जो भी लोग हैं ना ट्रांसप्लांट करवाते हैं ना, वो हर कुछ कुछ टाइम पे डॉक्टर्स के पास चेकअप कराने के लिए जाते रहते हैं। Next, which of the following type of immunity is slow and take times to give its full effective response? कौन सा immunity बहुत ज़्यादा slow है, ठीक है। पैसिव इम्यूनिटी, एक्टिव इम्यूनिटी, पैसिव इम्यूनाइजेशन और ऑटो इम्यूनिटी। सो जो लिखा है उसका उल्टा है यहाँ पे, मतलब स्लो है, बट एक्टिव का मतलब क्या होता है, बहुत ज़्यादा फास्ट होना, ठीक है। एक्टिव रहना हर चीज़ में, अपना एंथुजियाज्म दिखाना। बट यही वो इम्यूनिटी है जो बहुत ज़्यादा स्लो है, ठीक है। तो नाम पे मत जाइए, पूरा ऑपोजिट है। एक्टिव इम्यूनिटी बहुत ज़्यादा स्लो होता है एंड इसका पूरा का पूरा इफेक्ट देखने में बहुत टाइम लगता है। जो फास्ट होता है वो पैसिव इम्यूनिटी होता है, ये बहुत ज़्यादा फास्ट होता है। पैसिव इम्यूनाइजेशन का मतलब क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल स्नेक बाइट, अगर आपको स्नेक ने काट लिया तो आप क्या उस टाइम एक्टिव इम्यूनिटी दोगे कि हाँ इसको दो पहले इंजेक्शन, उसके बाद धीरे 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 इफेक्ट कर रहा है, नहीं, उस टाइम हम पैसिव इम्यूनाइजेशन देते हैं। उसमें क्या करते हैं कि एंटीबॉडीज़ कंटेन किया हुआ डायरेक्ट हमारे पास इंजेक्शन होता है, उसे हम इंजेक्ट कर देते हैं बॉडी में। तो हमने डायरेक्टली एंटीबॉडीज़ प्रोवाइड कर दी, तो बॉडी को जो एंटीबॉडी बनाने में टाइम लगता है वो नहीं लगेगा, डायरेक्टली एंटीबॉडीज़ वर्क करने लग जाएंगी। बट एक्टिव इम्यूनिटी में क्या होता है, हमारे बॉडी में एंटीबॉडीज़ बनती हैं धीरे धीरे, फिर वो एंटीजन के खिलाफ लड़ेंगी, तो बहुत टाइम लग जाता है, ठीक है। नेक्स्ट, हे फीवर, एक्सीमा, अस्थमा एंड एनाफिलेटिक आर टाइप्स ऑफ। ये जो इतने 4 नाम दे रखे हैं आपको, इंपॉर्टेंट है, नोट डाउन कर लीजिएगा। ये किसके टाइप्स है, एलर्जिक रिएक्शंस, इम्यून डिजीजेज हैं, या ग्राफ्ट रिजेक्शन है, या प्रोटोजोन डिजीजेज हैं। तो प्रोटोजोन डिजीजेज बिल्कुल नहीं है। ग्राफ्ट रिजेक्शन मतलब हमारी बॉडी एक्सेप्ट नहीं कर रही है, तो कोई वहाँ पे कोई डिजीज़ का नाम नहीं आएगा। इम्यून डिजीज़ भी नहीं है, ये क्या है, आपके एलर्जिक रिएक्शंस है, ठीक है। एलर्जीज़ के नाम है, एलर्जी डिजीजेज वी कैन से, या एलर्जी, इनके नाम है आपके, ठीक है। कौन कौन सा, हे फीवर, एक्सीमा, अस्थमा एंड एनाप्थेलिक। नेक्स्ट, व्हाट हैपन व्हेन आवर बॉडी लूजेज ऑटो इम्यूनिटी। ऑटो इम्यूनिटी क्या होता है, मेमोरी बेस्ड एक्वायर्ड इम्यूनिटी होती है, ठीक है, कि ये एक बार आया था, हाँ अब ये वापस आ रहा है, तो अब इसका क्या करना है पता है ना हमें, ठीक है, तो इसको अब हम छोड़ेंगे नहीं, ऐसा होता है। तो ऑटो इम्यूनिटी, अगर ये अब पावर जो है हमारे बॉडी के पास अगर वो लूज़ हो जाए, ठीक है, तो बॉडी को याद ही नहीं रह रहा है कि हाँ भाई ये तो इससे पहले भी इसने अटैक किया था हम पे, बॉडी को याद ही नहीं रह रहा है, तो क्या होगा, ऑटो इम्यूनिटी ख़त्म हो जाएगी। तो उसमें क्या होगा, एक्सट्रीम डिवीजन होता है सेल का, सेल जो है बॉडी बिकेम कैंसरस। ऑटो इम्यूनिटी का मतलब होता है हमारी बॉडी को पता है, जैसे इतने सारे सेल्स है, ठीक है, और उसमें आपका ये एक सेल घुस जाता है, तो हमारी बॉडी को पता है कि ये पिंक वाले जितने सेल्स है वो हमारे बॉडी के, और ये ग्रीन वाला जो है हमारे बॉडी का नहीं है। तो ये जो फ़र्क करना है ना, ये डिफ्रेंशिएट करना हमारे बॉडी को आता है, उसी को हम ऑटो इम्यूनिटी कहते हैं। तो बॉडी क्या करेगा, बॉडी को पता ही नहीं कि कौन सा मेरा सेल है कौन सा दूसरा सेल है, तो बॉडी सारे खुद के भी सेल्स को अटैक करने लग जाता है। तो ऑप्शन सी, बॉडी अटैक्स इट्स ओन सेल, खुद के सेल को भी अटैक करेगा, सारे सेल्स एक एक करके किल करने लग जाएगा, एंड एट लास्ट ऑटो इम्यूनिटी ख़त्म होने के बाद ऑर्गेनिज्म खुद ही डाई हो जाएगा। ह्यूमन बींग्स को अगर ऑटो इम्यूनिटी हो जाता है तो खुद ही वो ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। एक एग्जाम्पल है ऑटो इम्यूनिटी का, दैट इज़ र्यूमेटॉइड अर्थराइटिस, ठीक है, र्यूमेटॉइड अर्थराइटिस विच अफेक्ट्स मेनी पीपल इन आवर सोसाइटी। ये क्या है, एक ऑटो इम्यूनिटी है।
ऑटो इम्यून डिजीज है। नेक्स्ट, द बोन मैरो एंड थाइमस आर द एग्जाम्पल्स ऑफ विच टाइप ऑफ इम्यून सिस्टम। आपको पता है इम्यून सिस्टम जो हमारी बॉडी, ह्यूमन इम्यून सिस्टम में क्या क्या आता है? लिम्फॉइड ऑर्गन्स आता है, टिश्यूज आते हैं, सेल्स आते हैं और कुछ सॉल्युबल मॉलिक्यूल्स जैसे कि एंटीबॉडीज, ये सब आते हैं। ठीक है, तो बोन मैरो और थाइमस इन सब में से किस कैटेगरी में आएगा? एंटीबॉडीज, प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन, सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन और टिश्यूज। सो बोन मैरो एंड थाइमस आपको देखने को मिलेगा किसमें? प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ नॉर्मल सेल्स इनटू कैंसरस सेल्स एजेंट आर कॉल्ड। ठीक है, नॉर्मल हमारे बॉडी में जो सेल्स है अगर वो कैंसरस सेल बन जाए यानी कि कैंसर कॉज करने वाले सेल्स बन जाए तो उन्हें क्या बोलेंगे? वन वर्ड बताना है। ऑन्कोजेनिक वायरसेस, कार्सिनोजेंस, वायरल ऑन्कोजेंस और प्रोटो ऑन्कोजेंस। ऑन्कोजेनिक वायरस उसे कहते हैं उस वायरस को कहते हैं जिससे कैंसर होता है। ठीक है, तो ये तो वायरस को कह रहे हैं, सेल्स को पूछा गया है तो ऑप्शन बी कार्सिनोजेंस। ठीक है, जो नॉर्मल सेल्स जो हैं कैंसरस सेल्स बन जाते हैं उन सेल्स को अब क्या कहेंगे? हम कार्सिनोजेंस कहेंगे। नेक्स्ट, हेरोइन इज ऑब्टेन्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट। ये आपका जो ड्रग्स वाला पार्ट है उसमें का ये क्वेश्चन है कि हेरोइन जो है ये ड्रग है, ये कौन से प्लांट से ऑब्टेन करते हैं? बाय लीव्स ऑफ कैनाबिस सटाइवा, बाय लीव्स ऑफ पेपेवर सोमनीफेरम, बाय फ्लावरिंग ब्रांच ऑफ धतूरा और बाय लेटेक्स ऑफ पेपेवर सोमनीफेरम। तो आपको पता है पेपेवर सोमनीफेरम से होता है तो दो ऑप्शंस है, लीव से होता है या लेटेक्स से होता है? लेटेक्स से होता है। ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर। बाय लेटेक्स ऑफ पेपेवर सोमनीफेरम से आपको हेरोइन ऑब्टेन होता है। अगर आपसे पूछे धतूरा जो यहाँ पे दे रखा है इससे क्या होता है? धतूरा से क्या मिलेगा? धतूरा भी एक टाइप का है ना आपका, वी कैन से एक एंटी डिप्रेसेंट टाइप है। ठीक है, तो ये आपका धतूरा का काम क्या है? एंटी डिप्रेसेंट टाइप होता है। ये तो बिल्कुल ऑप्शन ही नहीं है, कोई सेंस नहीं है। बाय लीव्स ऑफ कैनबिस सटाइवा, कैनबिस सटाइवा से आपको कैनाबिनॉइड्स मिलते हैं जैसे कि marijuana हो गया, चरस, गांजा, हशीश, ये सारे आपको ऑप्शन ए से दैट इज कैनबिस सटाइवा से देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट, बार्बिटूरेट्स एंड एम्फिटामाइंस आर द टाइप्स ऑफ ड्रग्स। ये कौन से टाइप्स के ड्रग्स होते हैं? एक होता है एंटी डिप्रेसेंट। ठीक है, डिप्रेस्ड हैं तो आप एंटी हो जाएंगे, मतलब ऑपोजिट हो जाएगा, आपको बहुत अच्छा फील होगा। दूसरा होता है डिप्रेसेंट, सर में दर्द हो रहा है, डिप्रेस फील हो रहा है, कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है। ठीक है, एक होता है हेलोसिनोजेंस जिसे हम कहते हैं फैंटसीज की दुनिया, लगता है ना हवा में उड़ रहे हैं, बहुत अच्छा है, ऐसा कुछ अलग सा इमेजिनेशन वाले एरिया में चले जाते हैं, दैट इज हेलोसिनोजेंस। और एक होता है पेन किलर। अगर आपको एज अ पेन किलर भी हमारे पास जो आजकल मेडिसिन प्रोवाइडेड हैं मेडिकल शॉप्स में, ठीक है, वो क्या करती हैं? जहाँ पेन है उसे ख़त्म कर देती हैं। तो पेन किलर भी अगर आप ज़्यादा अमाउंट में लेते हो तो वो भी आपके ऊपर एक ड्रग का काम करता है। तो बार्बिटूरेट्स, एम्फिटामाइंस या फिर हम कह सकते हैं बेंजोडियाजेपिन्स, ये सारे कैसे ड्रग्स हैं? एंटी डिप्रेसेंट है। क्या है? एंटी डिप्रेसेंट है। यहाँ पे आपके पास एंटी डिप्रेसेंट की जगह पे ट्रांसक्विलाइजर्स, क्या कहते हैं? ट्रांसक्विलाइजर्स, ये भी लिखा आ सकता है। दोनों का मीनिंग एक ही होता है। ट्रांसक्विलाइजर्स का मतलब एंटी डिप्रेसेंट ही होता है। ठीक है, नेक्स्ट, द क्रॉनिक यूज़ ऑफ ड्रग एंड एल्कोहल डैमेजेस नर्वस सिस्टम। हमें पता है ड्रग्स यूज़ करेंगे बहुत ज़्यादा या फिर एल्कोहल बहुत ज़्यादा कंजम्प करेंगे तो नर्वस सिस्टम पे इफेक्ट होता है और लिवर पे इफेक्ट होता है। कहते हैं ना लिवर ख़राब हो जाएगा। ठीक है, तो ये अगर वन वर्ड अगर इसके लिए दे, इस पूरे स्टेटमेंट के लिए वन वर्ड क्या होगा? एम्फाइसीमा, गैस्ट्रिक अल्सर्स, सिरहोसिस और ब्रोंकाइटिस। ब्रोंकाइटिस होता है आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम में, ब्रोंकाई जो होता है, ब्रोंकियोल्स। ठीक है, ट्रेकिया के बाद जो ये ट्रेकिया है और ये टू पार्ट्स में डिवाइड होता है, इसे हम क्या बोलते हैं? ब्रोंकियोल। सो यहाँ पे अगर इन्फ्लेमेशन हो जाए यानी कि सूजन आ जाए तो उसे हम क्या कहते हैं? ब्रोंकाइटिस कहते हैं। ठीक है, इम्फाइसीमा आपके लिए एक इंपॉर्टेंट है। इम्फाइसीमा से क्वेश्चन आता है बहुत ज़्यादा सिगरेट स्मोकिंग। ठीक है, स्मोकिंग अगर आप बहुत ज़्यादा कर रहे हो तो आपको इम्फाइसीमा हो जाता है। ये भी एक रेस्पिरेटरी डिजीज़ ही है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है आपको लिवर में कैंसर हो जाएगा, नर्वस सिस्टम खराब हो जाएगा, तो क्या बोलते हैं उसको? सिरहोसिस। क्या कहते हैं? सिरहोसिस कहते हैं। नेक्स्ट, गैस्ट्रिक अल्सर्स एक दे रखा है। गैस्ट्रिक अल्सर्स अगर आपको स्टमक में, गैस्ट्रिक वर्ड इज रिलेटेड टू व्हाट? स्टमक। अगर आपको स्टमक में अल्सर्स हो जाते हैं तो उसे हम गैस्ट्रिक अल्सर्स कहते हैं। सो दीज आर द क्वेश्चंस। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, कमेंट,
share to the friends who are preparing for MNS, and if you are new to this channel, subscribe to my channel. डिस्क्रिप्शन में ये मैंने चैप्टर एक्सप्लेन किया था उसका भी लिंक है, प्लस इसके मैंने क्वेश्चंस भी प्रोवाइड किए थे इससे पहले, उसका भी लिंक है. उस MCQs को भी प्रैक्टिस कीजिएगा एंड इसे भी ज़रूर देखिएगा. अगर आपने आंसर्स बिना देखे किया है तो प्लीज़ कमेंट डाउन मी योर मार्क्स टू. थैंक यू सो मच. कीप सपोर्टिंग. बाय बाय.